तो जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। देखिए, अगर कोई रूल 14A की उलझनों से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए अब एक नया तरीका आ गया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, फॉर्म REG 32 को कैसे इस्तेमाल करना है, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत से लेकर आखिर तक, मतलब एलिजिबिलिटी से लेकर फाइनल अप्रूवल तक, हर स्टेप को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस में कूदने से पहले उसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीएसटी रूल 14A है क्या और इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, रूल 14A कुछ खास तरह के टैक्स पेयर्स के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ एक नियम है। और अच्छी खबर यह है कि जीएसटी नेटवर्क, जिसे हम GSTN भी कहते हैं, उसने अब एक ऑनलाइन टूल लॉन्च कर दिया है। नाम है फॉर्म REG 32। इससे क्या होगा, इस नियम से बाहर निकलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इस नई सुविधा का फायदा कौन कौन उठा सकता है। चलिए अब सीधा इसी मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी और शर्तें क्या-क्या हैं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल कि कौन इस विड्रॉल ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल है। आइए पता करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त तो ये है कि जीएसटी स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन है वो रूल 14A के तहत हुआ हो। ये समझ लीजिए कि ये पहला चेक पॉइंट है। लेकिन सिर्फ एक्टिव होना ही काफ़ी नहीं है। रिटर्न फाइलिंग का जो रिकॉर्ड है वो भी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी बकाया देनदारी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ दो अलग अलग सिनेरियोज हैं और ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि एप्लीकेशन कब फाइल की जा रही है। अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो सब पहले भरने होंगे। लेकिन अगर उस तारीख को या उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो कंडीशन बदल जाती है। तब पिछले 6 टैक्स पीरियड्स के रिटर्न लगातार फाइल किए हुए होने चाहिए। तो ये तारीख बहुत मायने रखती है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। हम आपको हर स्टेप के बारे में बताएंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस वैसे काफी सीधा है। बस जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सही सेक्शन में जाना है और फॉर्म REG 32 भरना है। वापसी का एक साफ साफ कारण बताना है, सब कुछ एक बार फिर से चेक करना है और सबमिट बटन दबा देना है। बस इतना ही करना है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। फॉर्म जमा करना तो सिर्फ एक हिस्सा है। अब जरा उन जरूरी वेरिफिकेशन स्टेप्स और टाइमलाइंस पर नजर डालते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आधार ऑथेंटिकेशन ये एक मैंडेटरी स्टेप है। इसे बिजनेस के सभी प्रमुख लोगों को पूरा करना होगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि एप्लीकेशन वेरीफाई हो सके और एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN जनरेट हो। इसके बिना प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, टाइमलाइन। हर स्टेज के लिए 15 दिन की एक सख्त डेडलाइन है। चाहे वो सेव किया हुआ ड्राफ्ट सबमिट करना हो या आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना हो। अगर कोई भी डेडलाइन मिस हो गई तो एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि सब कुछ समय पर हो गया। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या होता है? चलिए अब देखते हैं कि फाइनल नतीजा क्या होता है और इस दौरान क्या क्या पाबंदियां रहती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसका खास ख्याल रखना होगा। देखिए, जब तक ये विड्रॉल की एप्लीकेशन प्रोसेस में है, पेंडिंग है, तब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई और बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब न कोई कोर अमेंडमेंट, न नॉन कोर, कुछ नहीं। ऐसा इसलिए है ताकि प्रोसेस के दौरान सिस्टम में कोई कन्फ्लिक्टिंग जानकारी ना जाए। एक बार जब एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो 2 मुख्य बातें होंगी। पहली, फॉर्म GST REG 33 के रूप में एक ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगा और दूसरी, एक शर्त भी है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो बात लिखी है ये बिल्कुल सही बैठती है। समय पर और सही तरीके से कंप्लायंस करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक फायदा भी है। इससे भविष्य में चीजें आसान होती हैं। अच्छा, इस सेशन को खत्म करने से पहले यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। ये आपको प्रोसेस को आसानी से और सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखना अच्छा रहेगा। तो अब जब पूरा प्रोसेस समझ आ गया है तो असली सवाल ये है, क्या ये नई सुविधा किसी के बिजनेस के लिए सही स्ट्रैटेजिक मूव है?
इस पर विचार करना जरूरी है कि यह कंप्लायंस स्ट्रैटेजी के साथ कैसे फिट बैठता है और इससे बिजनेस को लंबे समय में क्या फायदा हो सकता है।